गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग रीजनरेशन को डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको रीजनरेशन का इंट्रोडक्शन और कितने प्रकार का रीजनरेशन हो सकता है या रीजनरेशन जो है उसको किस तरीके से सब डिवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में बात की थी। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को एमडीएस यूनिवर्सिटी जो है उसके 3rd पेपर यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है वो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो हम आते हैं रीजनरेशन के सब टॉपिक पर, जो कि इसमें सबसे पहला जो आज हम करेंगे सब टॉपिक वो है रीजनरेशन फील्ड। ऑल द रिलेटेड पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन constitutes one unit or zone of regions to regenerate. Such a unit it is termed as regeneration territory or regeneration field according to the Wies in 1926. तो वीज ने 1926 में ये बताया कि कोई भी ऑर्गन जो है उसके सभी रिलेटेड पार्ट्स जो होते हैं वो एक यूनिट बनाते हैं या फिर एक जोन बनाते हैं या एक रीजन बनाते हैं रीजनरेट होने के लिए, रीजनरेशन का। इस तरीके की जो यूनिट होती है इसको अपन रीजनरेशन टेरिटरी या फिर रीजनरेशन फील्ड कहते हैं। इसके बाद ग्वेनेट ही डेजिग्नेटेड दीज जोन्स और रीजन्स ऑफ different potential regeneration by the name of territories. According to him, the organism of the triton is a mosaic of invisibly boundaried territories which differ in their formative powers, physiological property, etc. इसके बाद गाइनेट ने बताया कि जो ट्राइटॉन जो है वो एक मोज़ेइक टेरिटरी होती है जिसके अंदर जो इनविजिबल बाउंड्रीज होती हैं और इसके अंदर जो पावर्स होती हैं फॉर्मेशन की या फिर फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इफ़ वन ऑफ दिस टेरिटरीज इज़ रिमूव्ड, नो अदर टेरिटरी कैन सप्लाई दोज रीजनरेटिव पोटेंशियलिटी इट पोसेस्ड। यानी कि हम किसी एक रीजन या एक टेरिटरी को यदि हटा दें तो दूसरी कोई भी टेरिटरी जो है वो उस हटाई हुई टेरिटरी की रीजनरेटिव पोटेंशियलिटीज़ को यानी कि पुनरुद्भवन करने की जो क्षमताएं हैं उनको सप्लाई नहीं कर सकता है। एंड द एनिमल दस म्यूटिलेटेड will forever be deprived of the organ or part of the body which it has lost. तो इस तरीके से जो भी ऑर्गन एनिमल में से हटा दिया जाए या वो हट जाए किसी वजह से तो वो कभी भी दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगा। In this way, triton have been obtained which can never grow new jaws, tails, legs or so forth. If one of these territories is moved to a different region of the organism, it will retain its property. यानी कि यदि हम इनमें से किसी एक टेरिटरी को हटा करके और ऑर्गेनिज्म के दूसरे रीजन पर, दूसरी जगह पर लगा दें तो भी ये जो टेरिटरी होती है या ये जो फील्ड होता है वो अपनी ओरिजिनल जो पोटेंशियलिटी है उसको बरकरार रखता है। और वहाँ पर द टेरिटरी ऑफ ए लेग, फॉर एग्जाम्पल द टेरिटरी ऑफ ए लेग ग्राफ्टेड ऑन द टेल विल देयर गिव राइज टू अ लिटिल लेग। यानी कि हम लेग की टेरिटरी जो है या लेग के फील्ड को यदि टेल के ऊपर ग्राफ्ट कर दें तो यह जो टेल के ऊपर एक छोटी सी लेग बन जाएगी। और इसी तरीके से यदि टेल को लेग के ऊपर ग्राफ्ट कर दें तो लेग के ऊपर छोटी सी टेल जो है वो पुनरुद्भवित हो जाएगी या रीजनरेट हो जाएगी। इफ रिटर्निंग टू द अर्ली एक्सपेरिमेंट वी डेविएट द सिएटिक नर्व सो दैट इट एंड्स एट द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द लेग टेरिटरी एंड द टेल टेरिटरी एंड ए कंपोजिट अपेंडेज विल फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ लेग एंड टेल। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि यदि हम
सियाटिक नर्व जो कि लेग और टेल की जो टेरिटरी है उसको डिवाइड करने वाली लाइन है, उसको यदि हम कट कर दें या उसको हटा दें, और तो ऐसे में लेग और टेल टेरिटरीज जो हैं उनसे बनने वाला जो अपेंडेज जो बनेगा वो मिक्सचर बन जाएगा लेग और टेल का। तो इट would seem that a given territory's specific quantities, they are chiefly due to the connective cells from a lizard when it removed the skin of the foreleg and replaced it with a band of skin from the tail, which is exclusively made up of connective tissues. After healing, he amputated the foreleg at the level of the graft. The structure which was then regenerated, it was not a foreleg but a small tail. क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो एक तरह से टेरिटरी जो है उसको निश्चित करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने एम्प्यूटेट जो है फोर लेग जो है उसको एम्प्यूट किया था, लेकिन रीजनरेशन जो है फोर लेग का नहीं हुआ, उसकी प्लेस पर छोटी सी टेल बन गई। So territories evolve or ripen indifferently of each other. Thus, in the frog's tadpole, the leg territory loses its regenerative capacity at a stage of development when the tail territory still retains its power of regeneration. तो यानी कि जो टेरिटरीज होती हैं वो दूसरी किस बात पर डिपेंड करती हैं? उनके राइपन होने पर, यानी कि उनके अंदर कब जो है मैच्योरिटी आ जाती है। तो फ्रॉग के अंदर जो लेग की टेरिटरी होती है उसके अंदर जो उसकी पुनरुद्भवन करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो एक डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आकर के वो ख़त्म हो जाती है, जबकि टेल टेरिटरी जो है उसके अंदर रीजनरेशन की पावर जो है कंपैरेटिवली लंबे समय तक होती है, बाद तक चलती रहती है। Gunnett emphasized that the importance and the general applicability of this concept of territory. It helps to explain a great number of physiological findings, such as the fact that different territories of the same organisms, they are unequally sensitive to the hormones, pathogenic agents like microbes and viruses, etc. In all studies of localized physiology and pathology, the concept of territory is obviously of greatest value. यानी कि टेरिटरीज जो होती हैं वो उनका जो रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी जो है उसकी एज क्या है, और हर टेरिटरी जो होती है वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग हार्मोन्स या पैथोजेंस जो हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से सेंसिटिव होती है, अलग अलग तरीके से संवेदनशील होती है। नाउ व्हाट इज़ द इंडक्टिव इंटरैक्शन इन रीजनरेशन? रीजनरेशन में इंडक्टिव इंटरैक्शन क्या होता है? नॉर्मल रीजनरेशन इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय टिश्यू इंटरैक्शन. Loisner and Warnozoa carefully removed the muscles of an arm and were replaced by the muscles taken from the tail of a newt. The wound healed. Then they amputated the arm. A blastema developed. It never developed into an arm but into a tail. Similarly, when a tail stuffed with limb muscles was amputated, it regenerate a limb, not a tail. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कुछ रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, इंडक्टिव इंटरैक्शन होते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडक्शन का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से बताया है कि एक आर्म जो है उसको एम्प्यूट कर दिया, उसको हटा दिया गया, और उसके अंदर जो है वो जो इन्होंने अंदर न्यूट के अंदर ये किया था, उन्होंने सबसे पहले आर्म की मसल्स को हटाया है ना, उसके बाद उन्होंने इस मसल्स को टेल जो है उससे रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो है आर्म जो है वो डेवलप नहीं हुई, लेकिन टेल जो है वो डेवलप हो गई। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। रीजनरेशन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट बियर सिमिलरिटी टू द इवेंट्स एंड processes of embryonic development in both invertebrates and vertebrates. Regeneration
is a stimulatory process where certain changes like cell migration and morphogenetic movements, tissue interaction, cell population dynamics, progressive determination, growth and differentiation it have been observed. Third is regeneration, it has a certain consistency and a great similarity to embryonic development. ये तीन जो है वो रिजनरेशन की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रिजनरेशन के बारे में, वो है हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसेस विच आर कंसर्न्ड इन रीजनरेशन। रीजनरेशन से रिलेटेड हिस्टोलॉजिकल प्रोसेसेस। रीजनरेशन इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड histological transformation in the stump of the amputated organ, यानी कि जो रीजनरेशन होता है वो एक सीरीज जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होने वाले परिवर्तनों के द्वारा होता है। तो इसमें जो सबसे पहला जो वो होता है, जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वाउंड हीलिंग। द एम्पुटेशन रिजल्ट्स the immediate emergence of tissues and cells lying normally in the interior of the body on the surface, यानी कि जैसे ही हम किसी ऑर्गन को काटते हैं, उसका एम्पुटेशन करते हैं, तो जो ओपन सरफेस होती है उसके ऊपर टिश्यूज़ और सेल्स जो कि उसके जस्ट नीचे की तरफ होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट सम ऑफ देम दे आर स्क्वैश्ड एंड डिस्ट्रॉयड, other becomes damaged by exposure to an unfavorable environment. By this way, the surface of the wound is covered with the debris of dead cells. क्या होता है, जैसे ही कोई घाव होता है या हम किसी ऑर्गन को काटते हैं तो तुरंत बाद जो सबसे ऊपर वाली सरफेस के टिश्यूज़ जो होते हैं वो आधे से तो जो होते हैं जब कट होता है तो उस दौरान जो है वो स्क्वैश्ड हो जाते हैं या फिर वो नष्ट हो जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो जो बाहर का एकदम से जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं, या जो है इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ऊपर की जो सरफेस होती है घाव की वो डेड सेल की जो डेब्रिजेज होते हैं उनसे कवर हो जाती है। If the affected part it is provided with blood vessel, the blood from the damaged vessels flow on the surface of the wound and coagulates there to block the passage or to check the flow of blood to outside the body. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कोई घाव होता है, ब्लड जो है वो तेज़ी से बाहर की तरफ, यदि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आता है और वहाँ पर ब्लड जो है वो वाउंड के ऊपर कोएगुलेट होना शुरू कर देता है और एक तरह से ब्लड के जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको चेक कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। देयर आफ्टर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वाउंड इट विल डेवलप्स एन एपिथेलियल कवरिंग। उसके बाद जो खुला हुआ पोर्शन होता है उसके ऊपर एपिथेलियल कवरिंग बनती है। स्किन एपिथेलियम स्प्रेड्स ओवर द वाउंड सरफेस, पेनिट्रेट अंडरनीथ द ब्लड क्लॉट्स बिटवीन इट एंड द इंटैक्ट लिविंग टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू। The spreading of the epithelium, it is due to the amoeboid movement of cell. The cells do not undergo cell division or mitosis in the epithelium at this time. The time needed for covering process of the wound, it depends upon the size of wound. साइज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि घाव जो है वो कितनी देर में भरेगा। साइज ऑफ द रीजनरेटिंग एनिमल उसके साइज पर डिपेंड करता है, एंड द एक्सटर्नल टेम्परेचर। In the larva of salamander, after amputation of a leg, the wound will become closed by the epithelium in 1-2 days. In invertebrates, the open surface of the wound it is covered by the contraction of the subepithelial muscle layer. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एनिमल का रीजनरेशन जो एनिमल कर रहा है उसकी वो क्या है, कौन सी स्पीशीज़ है, उसका साइज़ क्या है, और जो एम्पुटेशन जो किया गया है उसका साइज़ क्या है, उस ऑर्गन जो है उसका साइज़ क्या है, यानी कि उस घाव का क्या साइज़ है। फिर आती है दूसरा जो स्टेज आती है रीजनरेशन में, वो आती है डी डिफरेंशिएशन। व्हेन द एक्सपोज सरफेस ऑफ वाउंड इट इज़ कवर्ड, then there occurs dedifferentiation of the tissues adjoining the cut surface. This is a very important step in the process of regeneration. In vertebrates, the intercellular matrix of bones and cartilage becomes dissolved and the cells come to lie freely under the epithelium which has covered the wound. Vertebrates में क्या होता है कि जो घाव है उसके ऊपर
एपिथेलियम जो है उसको कवर करती है और उसके नीचे की जो बोन और कार्टिलेज की इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और इस तरीके से कोशिकाएं जो है वो फ्रीली जो है वो एपिथेलियम जो है उसके नीचे की तरफ जो है वाउंड को कवर करने लगती हैं। देन देयर इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एंड दस द कंपोनेंट बिकम मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसके बाद जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं। The myofibrils of the muscles disappears and the nucleocytoplasmic ratio it greatly increases. This indicates that the muscles also undergo differentiation. The cells of differentiated tissues it becomes similar in appearance to the embryonic cells. तो ये हमने अभी आज के जो हमारे लेक्चर है इसके अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो रीजनरेशन के वो हमने डिस्कस किए। आगे के नेक्स्ट जो बचे हुए प्रोसेस हैं वो मैं अपने अगले लेक्चर में